हेलो एवरीवन, नर्सिंग लेक्चरर के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिफाइन डिजीज़ बर्डन, यानी हम बीमारियों की वजह से पड़ने वाले बोझ को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम किसी भी पॉपुलेशन पर उसके यहाँ फैलने वाली बीमारियों के बोझ के असर से होता है, और इसे यानी बर्डन ऑफ डिज़ीज़ को डिफरेंट इंडिकेटर्स या इशारों से मेजर किया जा सकता है। और इसके इशारे क्या हैं? जैसे कम्युनिटी में कितनी मोर्टेलिटी यानी अमवात हुई हैं, कितनी मॉर्बिडिटी यानी कितनी डिजीज़ फैली हुई हैं, और फाइनेंशियल कॉस्ट यानी इसकी वजह से होने वाला पैसों का खर्चा। What is a global burden of disease? Global burden of disease is an indicator used by experts to know the number of people dying prematurely due to a particular disease, as well as the number of years spent by them in a state of disability owing to the disease. Global burden of disease क्या है? एक्सपर्ट यानी एपिडेमियोलॉजिस्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ को यानी वर्ल्ड वाइड जो बीमारियां फैलती हैं इनके बोझ या बर्डन को इंडिकेटर्स या इशारों के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी किसी ख़ास पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से प्रीमेच्योरली लोगों के मरने की तादाद और इस बीमारी की वजह से डिसेबिलिटी या माजूरी की कंडीशन में गुजरे हुए ईयर्स की तादाद को जानने के लिए यूज़ करते हैं। The study of the global burden of disease is the largest and the most comprehensive effort to quantify health loss across places and over time, so that health system can be improved and disparities eliminated. यानी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ की जो स्टडी है, ये प्लेसेस यानी कम्युनिटी जहाँ पर भी ये डिज़ीज़ फैलती है वहाँ पर बीमारियों के टाइम पीरियड को कम करने के साथ साथ हेल्थ के लॉस यानी हेल्थ के नुकसानात को भी सही करने या ठीक करने की सबसे बड़ी कोशिश है। यानी बीमारियों का टाइम पीरियड कम होगा, यानी बीमारियां कम वक्त के लिए फैलेंगी तो हेल्थ के नुकसानात भी कम होंगे। इसीलिए ये स्टडी हेल्थ को इम्प्रूव करने की एक बड़ी कोशिश है ताकि हेल्थ के सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके और डिस्पैरिटीज़ यानी मायूसियों को ख़त्म किया जा सके। एम्स ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, नंबर 1, टू प्रोड्यूस इंटरनेशनली कंसिस्टेंट, यानी इंटरनेशनली तौर पर कंसिस्टेंट यानी मुसलसल स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी इंटरनेशनली तौर पर मुसलसल स्टेबिलिटी रहेगी तो बीमारियों का बोझ भी कम होगा। नंबर 2, टू असेसमेंट्स ऑफ डिजीज़ बर्डन फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, यानी बर्डन ऑफ डिजीज़ को असेस करने यानी अंदाज़ा लगाने के लिए कॉस्ट की इफ़ेक्टिवनेस को एनालाइज किया जाता है। नंबर 3, टू प्रायोरिटी सेटिंग, यानी प्रायोरिटी सेटिंग के लिए यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अहम है जिसे पहले देखने की ज़रूरत है, और अगर हम ना देखें तो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। An example of the burden of disease. At a global level, the majority of the burden of disease results from नंबर 1, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी ग्लोबली तौर पर डिजीज़ का ज़्यादातर बोझ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड है। इनमें हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर, क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ एंड डायबिटीज़ शामिल हैं। नंबर 2 पे कम्युनिकेबल डिजीज़ आती हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, टाइफॉइड, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा वगैरह शामिल हैं। नंबर 3, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन बर्डन इंक्लूड मैटरनल डेथ, नियोनेटल एंड न्यूट्रिशनल डिजीज़। नंबर 4, इंजरीज इंक्लूडिंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सेल्फ हार्म यानी खुद को नुकसान पहुंचाना, इंटरपर्सनल वायलेंस यानी एक दूसरे को मारना पीटना। ये तमाम चीज़ें खासकर नौजवान आबादी में शामिल हैं। डिस्पाइट द ग्लोबल डिक्लाइन, 8 of the top 10 causes of death in 2021 in most of the countries were communicable disease. Malaria, tuberculosis, HIV and AIDS all remain in the top 10. यानी 2021 में ग्लोबली तौर पर डिजीज़ के बोझ में कमी हुई। इस कमी के बावजूद दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में डेथ की 10 वजूहात में से 8 वजूहात
कम्युनिकेबल डिजीज़ की थी, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, एड्स, ये सभी टॉप 10 में हैं। द टॉप 10 ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2021 में टॉप 10 ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ जो कि डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर की वजह बनी, यानी जिन बीमारियों की वजह से लोगों को बीमारी और डिसएबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, वो ये हैं: इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, कोविड-19, स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्रैकिया, ब्रोंकाइटिस एंड लंग्स डिजीज़, अल्जाइमर्स डिजीज़ एंड डेमेंशिया, डायबिटीज़ मेलाइटिस, किडनी डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस। Measuring global burden of disease. Measuring disease burden is important for several reasons, including identifying population at high risk. ऐसी आबादी को आइडेंटिफाई करना जो हाई रिस्क पर हो, यानी जिस कम्युनिटी में डिजीज़ फैलने का ख़तरा हो या जिस कम्युनिटी में डिजीज़ की वजह से डेथ रेशो बढ़ने का ख़तरा हो। सेटिंग हेल्थ रिसर्च प्रायोरिटीज़, यानी ऐसी डिजीज़ या डिसेबिलिटीज़ को प्रायोरिटी देना या उसे नंबर 1 पर रखना या उस पर तहकीक करना, उसे कंट्रोल या मैनेज करने के लिए स्टडी करना जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है या जो आसानी के साथ कम्युनिटी में फैल सकती हो। इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डिलीवरी, यानी हेल्थ केयर डिलीवरी की सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लोगों के लिए आसान करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर हेल्थ की सहूलत फराहम हो सके। प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स, यानी इस तरह से बर्डन ऑफ डिजीज़ को मैनेज करना कि फ्यूचर में लोगों की हेल्थ से रिलेटेड नीड्स पूरी हो सके और पूरी पॉपुलेशन हेल्दी रहे। मेजरिंग ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, डेलीज, Disability Adjusted Life Years. Disability Adjusted Life Year is a time-based measure of overall disease burden or the only quantitative indicators of the burden of disease that is expressed as a cumulative number of years lost due to ill health, disability or early death. यानी Disability Adjusted Life Years ये ओवरऑल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ की मेजरमेंट है या ये एक क्वांटिटेटिव यानी जिसे काउंट किया जा सके इंडिकेटर या इशारा है जो कि एक्सप्रेस होता है कम्युलेटिव या मजमूई तौर पर ज़ाया होने वाले या वेस्ट होने वाले नंबर ऑफ ईयर्स का, जैसे इल हेल्थ, डिसएबिलिटी, अर्ली और प्रीमेच्योर डेथ का, यानी जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी के दिन ज़ाया हो जाते हैं। Premature mortality is measured as years of life lost, YLLS. Morbidity is measured in terms of years lived with disability, YLDS. यानी प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी को लाइफ के लॉस्ट होने वाले साल या ईयर्स का मेजर किया जाता है कि किसी इंसान की डेथ अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कितना पहले हुई है। और मॉर्बिडिटी की मेजरमेंट ज़िंदगी में डिसएबिलिटी के साथ रहने वाले ईयर्स के तौर पर की जाती है कि उस पर्सन ने कितने साल डिसएबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारी है। YLL मीन्स ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट प्लस YLD मीन्स ईयर्स लिव्ड विद डिसएबिलिटी इज इक्वल टू डेलीज मीन्स डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मेजरिंग ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट YLL, यानी ज़िंदगी के साल ज़ाया होने की मेजरमेंट क्या है, इसे हम सीधे हाथ पे दिए गए फार्मूले की मदद से समझेंगे। YLL ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, कैपिटल N नंबर ऑफ डेथ, कैपिटल L स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ डेथ इन ईयर्स, कैपिटल X एज ऑफ डेथ। एग्जाम्पल YLL इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय L डैश X ब्रैकेट। YLL यानी ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, इसमें 1 डेथ हुई है एट द एज ऑफ 55। इज इक्वल टू के निशान के नीचे इज इक्वल टू का निशान आएगा और उसके बाद N जो है वो 1 है, यानी नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है 1, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा है कि 1 डेथ हुई है एट द एज ऑफ 55, यानी कि N जो है नंबर ऑफ डेथ जो है वो 1 हुई है। उसके बाद फार्मूले के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई लगाया
और फिर ब्रैकेट में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी साउथ एशिया वालों की वो 65 होती है, तो हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 65 लिखी और फिर डैश जो है वो डैश लगाया, और इस बंदे की जो डेथ हुई है वो 55 की एज में हुई है, तो हमने उसको 55 लगाया। और 65 में से 55 निकाल दिया तो कितने बच गए, 10 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि इसके ईयर्स लाइफ लॉस्ट कितने हुए, 10 साल इसके ज़ाया हुए ज़िंदगी के, यानी 10 ईयर्स लाइफ लॉस्ट। तो इसी तरह हम अगर नीचे देखते हैं 3 डेथ एट द एज ऑफ 55, क्योंकि 3 डेथ हुई हैं यहाँ पर, तो हमने कैपिटल N के नीचे यहाँ पे 3 लिखा, जैसे हमने पहले 1 लिखा था, अब यहाँ पे 3 लिखा है हमने, और फिर मल्टीप्लाई का निशान है क्योंकि फॉर्मूले में, तो हमने उसी तरह लिखना है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने लिखनी है 65 डैश 55, क्योंकि यहाँ पे भी सबकी डेथ जो हुई है तीनों की वो 55 की एज पे हुई है तीनों की, तो 55 हमने लिखा है। और फिर उसके बाद 65 से 55 को जब हमने क्योंकि 3 हुई थी यहाँ पे, तो एक की अगर हुई है 10 साल वेस्ट हुई है उसकी लाइफ की, तो 3 की 30 साल हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे 30 आ गई। तो 30 ईयर्स जो है तीनों की मिला के ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट हुई हैं, यानी YLL ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट तीनों की मिला के कितनी ज़ाया हुई हैं। तो हमने जो है 65 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 195 आ गया, यानी तीनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बनती थी वो 195 ईयर की थी, और लेकिन उनकी जो ज़ाया हुई है तो 55 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 165 हुई, और जब हमने इसमें से निकाल दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, तो ये 30 ईयर्स आ गए। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। कम्युनिटी विजिट मई 2024 में 50 लोगों की कम्युनिटी सर्वे के दौरान हमें 3 अफराद की केस हिस्ट्री मिली। एक शख्स 54 साल की उम्र में एक हादसे में मर गया, जबकि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 65 ईयर, इसलिए इस इंसान की ज़िंदगी के 11 साल ज़ाया हो गए। एक लेडी 29 साल की उम्र में ऑपरेशन थिएटर में हेमरेज की वजह से चल बसी, जबकि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 65 ईयर, लिहाजा उसने ज़िंदगी के 36 साल खो दिए। एक बच्चा 5 साल की उम्र में नमूनिया से इंतकाल कर गया, जबकि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 65 ईयर, लिहाजा बच्चे ने 60 साल की ज़िंदगी खो दी। यानी इस कम्युनिटी में मई 2024 में 3 लोगों का YLL ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट है 107 साल। इस कम्युनिटी के बाकी 47 अफराद सेहतमंद हैं और वो 2004 में बीमार नहीं हुए और ना ही मरे। हाउ डू वी मेजर ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी YLD? हम माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले ईयर्स की पैमाइश कैसे करेंगे? इसे हम फार्मूले की मदद से समझेंगे, और सीधे हाथ पे जो ये पूरी WHO की लिस्ट दी हुई है, ठीक है, इसमें कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़ और डिसेबिलिटी वेट दी हुई है, यानी कि यहाँ पे जो है कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़ के क्या कॉजेज़ थी डिज़ीज़ की, जैसे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, डेंटल कैरीज, नेक पेन, गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट का कोई केस है, ठीक है, माइग्रेन है पेशेंट को, तो इस तरह की। और इसके साथ जो है ये नंबर दिए हुए हैं कि हर डिज़ीज़ की जो वेट है डिसेबिलिटी की वो अलग अलग होती है। जैसे अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस की है 0.088, इसी तरह डेंटल कैरीज़ की है 0.137, तो हर किसी की अलग अलग है। तो फार्मूले में भी इसी तरह से जो डिज़ीज़ हुई है हम उसी डिज़ीज़ का जो है डिसेबिलिटी वेट वहाँ पर लगाएंगे। फार्मूले में अगर हम देखें तो YLD यानी ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी, और कैपिटल P नंबर ऑफ प्रेवलेंट केसेस, कैपिटल DW डिसेबिलिटी वेट, और L कैपिटल L एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम अंटिल रिमिशंस और डेथ इन ईयर, या तो वो डिज़ीज़ ख़त्म हो गई है या फिर इंसान की डेथ हो गई है, तो हम वहाँ तक की उसका पूरा टाइम ड्यूरेशन लगाएंगे। अब अगर ये फार्मूला हम देखें नीचे जो ग्रीन से लिखा है हमने, ठीक है, P कैपिटल P के बाद है मल्टीप्लाई DW मल्टीप्लाई L इज़ इक्वल टू YLD।
यानी P के नीचे 1 जो है, यानी नंबर ऑफ प्रेवलेंट केस जो है वो 1 है, जबकि DW जो है ये 0.384 ये कैटरिक की वैल्यू है जो लिस्ट में आपको ब्लू से इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो इसकी एवरेज टाइम ड्यूरेशन है ये 5 ईयर है, यानी 5 ईयर तक इसको कैटरिक रहा। तो जब हमने सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया एक दूसरे के साथ तो 1.92 आया, यानी 2 ईयर्स जो है उसके डिसेबिलिटी के साथ गुजरे। इसीलिए ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट एंड ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी दोनों मिलाकर जो है वो डेले बनता है, यानी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। अगर आप इस स्लाइड में देखें नीचे की तरफ सेकंड लाइन में, तो टोटल नंबर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन साउथ एशिया 65 ईयर्स। साउथ एशिया कंट्रीज़ यानी कि साउथ एशिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, ये सब साउथ एशिया में आते हैं। अगर इसकी किसी कम्युनिटी के 1% की मिसाल लें हम, और वो हेल्दी लाइफ के साथ वो पैदा हुआ, ठीक है, और उसने 52 ईयर्स तक जो है हेल्दी लाइफ गुजारी, यानी 0 एट बर्थ से लेकर, उसके बाद उसने डिज़ीज़ और डिसेबिलिटी के साथ जो है 2 साल गुजारे 53 से 54 ईयर्स तक, और अर्ली डेथ हो गई उसकी 55 ईयर में। तो उसने अपनी ज़िंदगी के यानी एक्सपेक्टेड लाइफ ईयर जो थी वो 65 ईयर थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो है ज़ाया किए। तो ऊपर आप देख सकते हैं ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी उसने कितने साल गुजारे, 2 साल, प्लस ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट उसने 10 ईयर्स उसने ज़ाया किए अपने, तो उसके टोटल डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इसकी बनती है 12 ईयर्स। तो डेली जो है वो हमेशा इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाती है, DALY डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इज इक्वल टू YLL ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस प्लस YLD ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।